हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज MHI 102 सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टडी करते हैं। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जो हम सब कितनी बार सुनते हैं, है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? सच तो ये है कि ये एक बहुत ही उलझा हुआ आइडिया है जिस पर हजारों सालों से बहस चल रही है। चलिए आज कोशिश करते हैं इसके सार को पकड़ने की। तो यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जब हम कहते हैं जनता का शासन, तो इस जनता में आखिर कौन कौन आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ में है। चलिए इस आइडिया की जड़ों को खोदने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, प्राचीन ग्रीस में, जहां लोकतंत्र का बीज पहली बार बोया गया था। ये शब्द खुद लोकतंत्र पता है कहां से आया है? ग्रीक भाषा से, डेमोक्रेटिया। डेमोस का मतलब जनता और क्रेटोस का मतलब शासन, तो सीधा साधा मतलब हुआ जनता का शासन। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस प्राचीन एथेंस को हम डेमोक्रेसी का मॉडल मानते हैं ना, वहाँ ये जो जनता थी वो असल में पूरी आबादी थी ही नहीं, बल्कि आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। तो सवाल ये उठता है कि फिर बाहर कौन था? असल में एक बहुत बड़ी आबादी को बाहर रखा गया था। औरतें, गुलाम और वो विदेशी जो शहर में रहते थे, जिन्हें मेटिक्स कहते थे, इन सबको नागरिक माना ही नहीं जाता था और इसीलिए शासन में उनका कोई हाथ नहीं था। सोचिए, इस एक कमी को दूर करने में लोकतंत्र को हजारों साल लग गए। अच्छा, एक और मजेदार बात, एथेंस का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से एकदम अलग था। वहां था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब नागरिक खुद एक जगह जमा होकर सारे फैसले लेते थे। अब ये छोटे से शहर के लिए तो ठीक है, पर सोचिए आज के करोड़ों लोगों वाले देशों में ये तो नामुमकिन है। इसीलिए हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हम अपने नेता चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। तो सदियों तक ये आइडिया एक तरह से दबा रहा। फिर आया ज्ञानोदय का दौर, क्रांतियों का युग, और लोकतंत्र का विचार फिर से जिंदा हुआ, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा पावरफुल अंदाज में। इस नए विचार की नींव रखी जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने। उनकी ये एक बात कि किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये एक सोच थी जिसने आधुनिक लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी कर दी। और देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं रहीं। लॉक के इन विचारों को उठाया गया और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में सीधे सीधे डाल दिया गया। ये ऐलान था कि सरकारें लोगों से बनती हैं, लोग सरकारों से नहीं। तो इस पूरे क्रांतिकारी दौर ने लोकतंत्र के साथ कुछ नए बेहद जरूरी आइडियाज जोड़ दिए। आज भी ये इसकी जान है, जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी असली पावर जनता के पास है। हर इंसान की अपनी आज़ादी, उसके वो अधिकार जो कोई छीन नहीं सकता। और सबसे जरूरी कि सरकार की ताकत हमेशा सीमित होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। लेकिन इन सब महान सिद्धांतों के बावजूद असल में सत्ता में हिस्सा लेने का अधिकार वो उतनी आसानी से नहीं मिला। उसे पाने के लिए एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। देखिए कैसे किश्तों में यह अधिकार मिला। 1832 में वोट देने का हक सिर्फ अमीर पुरुषों को मिला। फिर धीरे धीरे 1800 के आखिर तक कुछ और पुरुषों को, महिलाओं को तो सोचिए 1929 तक इंतजार करने पड़ा। और सही मायनों में एक इंसान एक वोट का सिद्धांत 1948 में जाकर पूरी तरह लागू हुआ। और ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं थी, फ्रांस, अमेरिका, लगभग हर जगह यही हो रहा था। एक तरफ बड़े बड़े आदर्शों की बातें और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जहां अधिकार देने में सालों दशकों लग गए। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या जनता का शासन असल में कभी हो भी सकता है? कुछ आलोचक तो कहते हैं कि ये सब एक छलावा है, एक भ्रम। चलिए जरा उनकी दलीलें भी सुनते हैं। इन आलोचकों का मेन पॉइंट पता है क्या है? वो कहते हैं, इतिहास उठाकर देख लो, हमेशा से एक छोटा सा शक्तिशाली ग्रुप ही रहा है जो बहुमत पर राज करता आया है। सिस्टम का नाम बदल जाता है, पर ये हकीकत नहीं बदलती। और इस सोच के कई पहलू हैं। J.S. मिल जैसे विचारकों को डर था बहुमत की तानाशाही का, कि मेजॉरिटी अपनी मर्जी माइनॉरिटी पर थोप देगी। फिर आए मॉस्का और परेटो जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि एक रूलिंग क्लास का होना तो तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता।
और शम्पेटर जैसे रियलिस्ट्स का तो ये तक कहना था कि डेमोक्रेसी का काम जनता का राज चलाना है ही नहीं, उसका काम सिर्फ ये है कि जनता अपने शासकों को चुन सके, बस। तो ये तो हुई पुरानी बहसें। अब आते हैं आज के दौर में। 21वीं सेंचुरी में लोकतंत्र के सामने कुछ बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल चुनौतियां खड़ी हैं। पहली चुनौती को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देखिए। 1993 का एक अनुमान था कि दुनिया की कुल संपत्ति का सिर्फ 1% महिलाओं के नाम था। सिर्फ 1%। ये आर्थिक असमानता की कितनी चौंकाने वाली तस्वीर है। और ये जो आर्थिक असमानता है, ये सीधी सीधी राजनीति में भी दिखती है। 1993 के ही आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 10% था। मतलब फैसले लेने वाली जगहों पर पहुंच कितनी ज्यादा असमान है। तो ये आंकड़े हमें आज की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों पर ले आते हैं। पहली, जेंडर इक्वालिटी की अधूरी लड़ाई। दूसरी, डाइवर्सिटी की चुनौती, हम अलग अलग कल्चर और माइनॉरिटी ग्रुप्स के अधिकारों को कैसे बचाएं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी, ग्लोबलाइजेशन। जब बड़े बड़े फैसले देश की सरकारें नहीं बल्कि WTO जैसी ग्लोबल संस्थाएं ले रही हैं, तो फिर एक देश के भीतर के लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है। तो आखिर में बात यह है कि लोकतंत्र कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हम पहुंच गए हैं और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। इसका रूप हमेशा से बदलता आया है और आगे भी बदलेगा। तो असली सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय कैसा होगा, और ये वो अध्याय है जिसे हम सब मिलकर ही लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.